मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज पुलिस को साइबर अपराध की दुनिया में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की साइबर सेल ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों से संचालित गिरोहों से भी जुड़ा हुआ था। गिरोह ने भारत में कई राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में 5 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े कई आरोपी अभी फरार हैं। वहीं प्रेसवार्ता करते हुए डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, गिरोह के सदस्य विदेशी नेटवर्क्स लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड से जुड़े थे। ये आरोपी भारतीय नागरिकों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल माध्यमों से झांसा देकर ऑनलाइन ट्रेडिंग, बाइनरी ऑप्शन, शेयर इन्वेस्टमेंट जैसे फर्जी स्कीमों में निवेश के लिए प्रेरित करते थे। निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए जाते थे और बाद में पीड़ितों को ब्लॉक कर दिया जाता था। इस गिरोह की जांच में यह भी सामने आया है कि यह लोग फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स बनाकर लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देते थे। फिर ओपी, बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसे को विदेशों में बैठे नेटवर्क तक ट्रांसफर कर देते थे। गिरोह की गतिविधियां 14 राज्यों में फैली हुई थीं। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों में कौसुतु गुम्मा ग्रेटर नोएडा, यामी हेनी ग्रेटर नोएडा, अनुराग दिल्ली, शानी झा कानपुर और हिमांशु कुमार इटावा शामिल हैं। इनके पास से एक एप्पल फ़ोन, 7 फर्जी मोबाइल फ़ोन, एक रेजर लैपटॉप, एक टाटा सफारी, एक पर्सनल बैंक पीओएस मशीन, 14 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड व 2,86,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह भारत के लोगों को विदेशी निवेश प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में शामिल कर फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाता था। इसके बाद पैसे हड़प कर क्रिप्टो के जरिए विदेशों में भेज दिए जाते थे। इनका काम टेलीग्राम पर विदेशी अकाउंट से लिंक कर अकाउंट सप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित रहता था। ये घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 20 सितंबर 2024 को साइबर थाना प्रयागराज पर एक हर्ष भट्ट द्वारा फाइल दर्ज कराई गई थी। उनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 6 सितंबर 2024 को एक स्काइप के माध्यम से एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के व्यक्ति बताते हुए उनको 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उनसे 28,62,000 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। और इस प्रकार से इसमें लगातार इस घटना का संज्ञान लेते हुए टीम साइबर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और पूर्व में इसमें कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी कड़ी में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कौस्तुभ गुप्ता और कृष्णा, भानु सैनी, अनुराग शनि और हिमांशु है। ये सभी एक मल्टीनेशनल गैंग का पार्ट थे, जो कि जिसकी जड़ें साउथ ईस्ट एशिया तक भी फैली हुई है। और ये लोगों को जो डिजिटल अरेस्ट करके जिससे पैसा ट्रांजेक्ट हुआ था, इनके माध्यम से ये क्रिप्टो करेंसी से कन्वर्ट होते हुए आगे गया था। तो इसमें इनके द्वारा जो उन्होंने जो साइबर फ्रॉड किया था, उससे जो लाभ प्राप्त हुआ था, उनसे जो चीज़ें खरीदी थी वो उनसे बरामद की गई, जिनमें एक आईफोन 7 एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंज रोवर गाड़ी, एक मर्सिडीज बेंज, एक टाटा सफारी, एक एटीएम 14 सिम, एक पॉस मशीन और 5 चेकबुक इनसे बरामद की है। पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया। बहुत यंग है, इनकी एजुकेशन और इनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये वजह रखती क्या सकता है? इनकी उम्र ये यंग ही है, अधिकतर इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। और एजुकेशन बैकग्राउंड अगर देखें तो 5 में से 3 अभियुक्त जो हैं वो 12वीं तक पढ़े हुए हैं या उससे कम पढ़े हुए हैं। इनमें से और 2 अभियुक्त हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो और इनमें से एक अभियुक्त का टेक्निकल बैकग्राउंड है। बाकी अन्य जो है अपने सहयोगी साथियों जिस प्रकार के काम करते थे उनसे प्रोत्साहन लेके इस काम में आगे बढ़े। और ये काफ़ी इससे जो उनको पैसा प्राप्त हुआ उसको ऐशो आराम मौज मस्ती में इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, तो गाड़ियाँ खरीदना, हवाई जहाज से ट्रैवल करना, महंगे होटलों में खाना, फ्लैट महंगे सोसाइटीज़ में रहना, ये इस प्रकार से इनके द्वारा पैसा खर्च किया। फैमिली बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड सभी का अलग अलग वीड बैकग्राउंड से हैं, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त इसमें जो कौस्तुभ कृष्णा है, ये बिजनेस फैमिली से था। और बाकी अन्य भी ठीक ठाक परिवार से हैं। पर कृष्णा जो है उसकी फैमिली इशू की वजह से किसी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से
उसको इजी मनी जब प्राप्त हुआ तो इसमें और अपने साथी पुलिस लगातार टेक्निकली इसमें काम कर रही थी। आईपी बेस्ड और जो भी सर्विलांस के माध्यम है उसके थ्रू इनको ट्रैक किया गया। उससे क्या बात है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को प्रयागराज में हुंकार भरी। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिए जाने, बड़ी दरों से किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए जाने और किसानों को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने समेत कई अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने पत्थर गिरिजाघर धरना स्थल पर अन्नदाता हुंकार महापंचायत के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को आज सही भाव नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि विधायक और मंत्री बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मार्केट के हिसाब से किसानों की जमीनों के दाम भी सरकार को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं हाल में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात को लेकर कहा है कि जो सरकार हमसे किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेगी हम उससे बातचीत भी करेंगे। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस और पीएम मोदी के जवाब को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के एजेंडे में पाकिस्तान और मुसलमान दोनों है। बीजेपी इसी में लोगों को उलझाए रखना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान समस्याओं से हटाया जा सके। उन्होंने देश की सीमाओं की हिफाजत को लेकर कहा है कि इस देश की सेनाओं पर छोड़ देना चाहिए। वहीं मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर कहा है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि टिप्पणी किसने की। उन्होंने कहा है कि मौलाना साजिद रशीदी तनखैया है। वह 25 लाख का पैकेज लेकर टीवी चैनलों पर उल जलूल की बहस करते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि मौलाना को दवाई मिल गई है। उन्होंने कहा कि जो टिप्पणी करे उसके लिए देश में संविधान और कानून है, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप यहाँ पर आए हैं और आज अन्नदाता हुंकार महापंचायत है, अन्नदाता हुंकार महापंचायत कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं किसानों को जिसको लेकर ये महापंचायत? देखो, किसानों को मिल नहीं रहा भाव और उनकी जमीन छीनने का है प्लान। 2013 से जमीन के डीसी रेट, डीएम रेट रिवाइज नहीं होंगे। जमीन लोगे आज और रेट दोगे आज से 15 साल पुराने हैं, तो क्या किसी फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री ले सकते हो? कोई एमपी एमएलए क्या 2013 में जो तनख्वाह थी वो ले सकता है? सब चीज़ मार्केट के हिसाब से चलता है। तो किसान की ज़मीन के भी रेट बढ़ने चाहिए। जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें धोखाधड़ी है। बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं। अगर प्राइवेट बिजली का कॉन्सेप्ट ठीक होता तो आगरे का जो किसान है, आगरे के जो लोग हैं, जो टोरंटो कंपनी ने ले रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो, गौतम बुद्ध नगर में देख सकते हो, 2 जगह अगर बिजली प्राइवेट है। अभी ये पूरी कंपनियों को पूरा सिस्टम बनाकर बिजली को बेचना चाह रहे हैं। क्या बच्चों के स्कूल बंद करके कोई देश सर्वाइव कर जाएगा? क्या इस देश को में लेबर तैयार करेंगे? ये स्पष्टीकरण यहाँ की सरकारों को देना पड़ेगा। स्कूल बंद नहीं होंगे, शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे। मतलब अपील कहाँ करें? अपील या जनता करेगी? इस आंदोलन के माध्यम से ही हम अपील भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे, सख्ताई से निपटा जाएगा। अच्छा बताइए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से आपकी मुलाकात बड़ी चर्चाओं में है। सरकार से मुलाकात भी करेंगे, जो सरकार भी मुलाकात करेगी उससे मुलाकात भी करेंगे। उसको हमने उत्तर प्रदेश के हालात पे बात करी है। अच्छा, संसद में इन दिनों सदन चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष वालों को पाकिस्तान का मुद्दा और मुसलमान ये छोड़ने पड़ेंगे। सरकार का एजेंडा है कि पाकिस्तान और मुसलमान में पूरे देश को उलझा कर रखो। ये उनके एजेंडे से बाहर करने पड़ेंगे विपक्ष वालों को, सबको। सरकार का एजेंडा है ये, तो वो तो चाहती हैं कि इसमें बहस करें। प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य ये सैनिक पर छोड़ दो, देश की सेना पर छोड़ दो। एक आधा काम सेना पे भी छोड़ दो या सारे काम अपने आप ही करोगे। अच्छा, मौलाना ने डिंपल यादव को लेकर, मौलाना तो भाई तनखैया हैं, 25 लाख के पैकेज पे हैं।
जो जिसकी तनख्वाह ले रहा है वो उसी की तो बात करेगा। तो क्या महिला को इस तरह अपमानित करना चाहिए? अब तो हो तो कहा, इलाज दवाई तो मिलेगी मौलाना को। अच्छा, धर्माचार्यों ने लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? जो टिप्पणी करे, देश में कानून और संविधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव क्यों चुप है अपनी पत्नी के अपमान पर? उसको दे दिया ना जवाब, सारा जवाब अपने आप थोड़ा दिए जा। उसे प्रसाद तो मिला, प्रसाद ना मिला। और भाई जब सारे मौलवियों ने, सब मुस्लिम संस्थाओं ने उसको मने करा, भाई तू टीवी पर ना जा, क्या लेने जा, वो इनकी बेइज्जती करवाने जा रहा वहाँ पे, जब पता है कि तुम्हारी इंसल्ट होती है, क्या लेने जा रहा वहाँ पे? क्या किसी ने ऑथराइज कर दिया? हो गया इलाज, अब नहीं जाएगा। तो मतलब कानून से नहीं, ऐसे इलाज होना चाहिए। भाई गलत करेगा तो उसका इलाज ऐसे भी है, इलाज नहीं है तो दवाई देनी पड़ती है। ऐसे लोगों को दवाई देनी पड़े तो दवाई मिलेगी, अब आराम मिलेगा। दवाई थोड़ी सी कड़वी रही तो आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। अब मौलाना अब टीवी पे नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में आज शहर उत्तरी से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का जन्मदिन पूरे जोश के साथ समर्थकों ने बनाया है। शहर उत्तरी भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का आज जन्मदिन पूरे प्रयागराज में जगह जगह केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो समर्थकों ने उनके घर पर पहुंचकर भी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ केक काटा। तो वहीं दूसरी तरफ इस जन्मदिन के आयोजन पर राम वाटिका में फूलपुर विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी हर्षवर्धन वाजपेयी के जन्मदिन पर उनको बधाई दी और साथ में केक काटकर उनकी लंबी आयु की कामना की। आज पूरा शहर आपका जन्मदिन मना रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि आज के दिन कितने जन्मदिन बीत गए, इसी तरीके प्रयागराज के साथ मनाते हुए यही सब मन में ख्याल आ रहे हैं। और एक परिवार के रूप में हंसते खेलते अब 20 साल राजनीति को होने को आ रहे हैं। 4 चुनाव यहाँ की जनता ने मुझे लड़ा दिया, वही सब यादें आ रही हैं। और यही भगवान से प्रार्थना है, बजरंगबली से प्रार्थना है कि इसी तरीके जो एक परिवार के रूप में, नेता नहीं बल्कि परिवार के रूप में जिस तरीके आप लोगों ने मुझे यहाँ विधायक तक पहुंचाया है, यही प्यार, यही मोहब्बत हमेशा हम लोग के बीच में कायम रहे, इसी की हम प्रार्थना करते हैं। राम वाटिका में सुंदरकांड और भजन संध्या और लोकगीत गाए गए और वहीं निशुल्क होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा निशुल्क गरीबों का मुफ्त इलाज भी हुआ। क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी का जन्मदिन है और माननीय विधायक जी का जन्मदिन पूरा शहर हर्षोल्लास से मना रहा है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह चौराहों पर भंडारे किए जा रहे हैं, गौशालाओं में गायों को हरा चारा और दाना भूसा वाला चारा खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटलों में मरीजों को फल वितरित किए जा रहे हैं और मजार पे चादर चढ़ाई गई है और मस्जिदों में उनके लिए अलग से पूजा हो रही है। और ऐसे नहीं मना रहा है पूरा शहर, उन्होंने पूरे शहर का कायाकल्प कर दिया। पूरे शहर में जितने भी रेलवे क्रॉसिंग थे सब मुक्त कर दिए, सब पे आरओबी बन गई, कोस्टल रोड बन गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था, जिससे कछारी एरियो में क्षेत्र में कटान रुक गया। अरुण शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि, शहर उत्तरी प्रयागराज। दूसरी तरफ समर्थकों ने अस्पतालों और मदरसों में फल वितरित किया गया, दरगाह पर चादर चढ़ाई गई तो मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। वहीं इस मौके पर अरुण शुक्ला, गिरिजेश द्विवेदी, शैलेंद्र केसरवानी, अनवर खान, पप्पू मास्टर, राहुल सोनकर, नीरज पुरी, रवि रावत, सुनील शर्मा, सारिका शर्मा, विक्रांत शुक्ला, शानू भट्ट, मुजीब अहमद, सैयद उस्मान हुसैन, आसिफ चौहान, रविशंकर द्विवेदी, विश्वास रावत, विमल गुप्ता आदि। आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? आज हमारे शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक, युवा दलों के धड़कन, हम सबके रहनुमा माननीय हर्ष वाजपेयी जी का जन्मदिन था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने बेली हॉस्पिटल में जो मरीज हैं यहाँ पे उनको फल वितरण करने का काम किया है और सभी की दुआ माननीय विधायक जी को लगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। इसके बाद हम लोग सिविल लाइंस में मदरसे में जाके बच्चों को फल वितरण करने का काम करेंगे और सबसे यही दुआ करेंगे कि हमारे विधायक जी सेहतयाब रहें, कामयाब रहें और लंबी जिंदगी हो। इसी के साथ हम लोग ने ये काम कर रहे हैं। आज सैयद उस्मान हुसैन, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा प्रयागराज। हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया।
अब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 22 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में हुई सजा स्थगित करने की मांग में दाखिल अब्बास अंसारी की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख लगाई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता DS मिश्र और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी AGA संजय सिंह को सुनकर दिया है। गौरतलब है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से MLA रहे अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणामों की धमकी दी थी। इस मामले में ट्रायल के बाद मऊ की स्पेशल कोर्ट MP-MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को IPC की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 189 सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी के तहत अपराध के लिए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा धारा 506 में 1 वर्ष और धारा 171F चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान के तहत अपराध के लिए 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाए जाने को कहा था। इसके अलावा 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भाषण के दौरान मंच पर मौजूद अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी जो को भी मामले में दोषी ठहराया गया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील मऊ की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। इसके साथ अंसारी ने सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था जिसे गत 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने ये पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों से अब लोग परेशान हैं। महाकुंभ के दौरान बनाई गई सड़क अपनी बदहाली पर रो रही है। सावन में लगने वाला ऐतिहासिक मेला नाग पंचमी के दिन धूमनगंज थाना क्षेत्र महिला ग्राम इंटर कॉलेज के पास संपन्न होता है। महाकुंभ के दौरान सुंदरीकरण होने के बावजूद महिला ग्राम इंटर कॉलेज चौराहा की व्यवस्था जस की तस गड्ढे भरी सड़क में धूल के गुब्बार के साथ सांस लेना होता है दुश्वार। इसी दुर्दशा भरी सड़कों पर ही लोगों का आवागमन जारी है और धूल के कारण खाने पीने के सामान व लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। सोमवार रात अचानक गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण नाग वासुकी मंदिर की सड़क डूब गई है, जिसके कारण मंदिर के दूसरे द्वारा से लोगों को दर्शन करना पड़ रहा है। ये संगम से बक्सी बांध तक बनाई गई सड़क जिसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। लगातार जलस्तर में हो रही बढ़ने के कारण प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते कुछ दिन पहले जहां एक और लोगों ने गंगा और यमुना के जलस्तर कम होने से राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है और लोग डरे हुए और चिंतित हैं कि कहीं बाढ़ न आ जाए और लोग अभी से घर से सामान हटाने लगे हैं। पानी कब से बढ़ा, कितनी तेजी से? तो अब आप गंगा जी का बहुत तेज है। इस समय देख लीजिए, हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत है, भक्त लोगों को भी दिक्कत है। नाग पंचमी है आज, जल चढ़ाने वाले की भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। समस्या पानी जो है बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आ गया। सामान भी हटा रहे हैं। हाँ, वो सामान डूब गया है, वो हटाने में। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।